नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। नमस्कार। देश का और वोटरों का मिजाज ये दर्शा रहा है कि संभवतः नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन 16 मई के नतीजे आने से पहले गडकरी जी, ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के विरोधियों को, मोदी के विरोधियों को डराने की और खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं गिरिराज सिंह के उस बयान के साथ जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी को मंजूर नहीं, जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते, उनकी जगह झारखंड में, बिहार में नहीं, उनकी जगह तो पाकिस्तान में। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, लोगों को क्यों डरा रहे हैं? पहली बात तो ऐसी कि जो बयान उन्होंने दिया है उससे पार्टी सहमत नहीं है, ये पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया। क्या ये एक सोच को झलकाते हैं? देखिए, आप कोई व्यक्ति अगर कोई गलत बयान देता है तो उसके बारे में पार्टी ने ये बयान दे दिया है, क्लेरिफिकेशन दिया है कि हम उससे सहमत नहीं। आप तो मंच पर बैठे थे उस वक्त जब गिरिराज जी ये बयान दे रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं, उनको टोका क्यों नहीं? ऐसा कभी होता है क्या? आपने कभी सुना है कि मंच पर कोई भाषण दे रहा दूसरा आदमी उसको? अगर कोई आपत्तिजनक चीज कहता है या करता है, आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है, आपको खड़े होकर कहना चाहिए था नहीं गिरिराज जी आप जो कह रहे हैं गलत है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो व्यक्ति बोलता है वो उसके जिम्मेदारी से बोलता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, स्टेज पर वहां 100 आदमी थे तो क्या 100 आदमी जिम्मेदार है? क्योंकि गिरिराज जी नरेंद्र मोदी के शुरुआत से बहुत बड़े प्रशंसक रहे, पीएम पद के उम्मीदवार बनने से पहले। कोई भी हो, कोई आदमी अगर गलत बयान देता है तो पार्टी ने उसके ऊपर क्लियर कट खुलासा किया है कि हम इससे सहमत नहीं, हमारी एक मास पार्टी है। नहीं, पर ये इकलौता बयान नहीं है। अभी हमने प्रवीण तोगड़िया का बयान देखा, वीएचपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आरएसएस के साथ बहुत नजदीकी से काम करते हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर अगर मुसलमान घर खरीदता है तो हमें मंजूर नहीं, ये केवल हिंदू बस्ती है, यहां पे मुसलमानों का घर खरीदना ठीक नहीं। अब ये सब लोग, मोदी नहीं कह रहे, गडकरी जी नहीं कह रहे, जी ने जो बयान दिया है उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया। हमने सुना बयान, वो उन्होंने कहा कि मैंने तो बयान ही नहीं दिया, वो तो कैमरे पे कैद है, रात का शॉट है, जनता ने उसको देखा है, वो तो कह रहे मैंने कहा ही नहीं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, हमने तो देखा अपनी आंखों से। उन्होंने क्या? प्रवीण तोगड़िया जी एक स्वतंत्र संगठन के अध्यक्ष है। स्वतंत्र संगठन क्या होता है सर? वो वीएचपी आरएसएस का ही हिस्सा है, ये मत बोले बजरंग दल। आप क्या समझते, ये बात अलग है। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। जब भी आरएसएस की कोई बड़ी बैठक होती है, प्रवीण तोगड़िया वहां पे मौजूद होते हैं, ये हकीकत है। आपको आरएसएस को समझना, मैं बहुत अच्छे से आरएसएस ना विश्व हिंदू परिषद के बैठक में जाती है ना बीजेपी के बैठक में आती है। आरएसएस के विचारधारा पर काम करने जब आरएसएस की बैठक होती है तो वीएचपी के लोग वहां पे होते हैं। आप एक अच्छा काम करें। नहीं, आप अच्छी बात, मैं घूमने दूंगा नहीं। सीधा सवाल सीधा जवाब चाहिए। सीधी बात, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। आप सीधी बात नहीं, आप अगर उनसे सीधा जवाब चाहिए तो आप उनको बुलाइए और उनसे सवाल पूछिए, ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। इसमें जो स्पर्धा है उनके बिहाफ मैंने जवाब देने का कोई कारण नहीं है और मुझे लगता है कि उनका जो बयान है वो उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने ऐसा कहा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर ये बयान होगा तो आप उनको सीधी बात में आपके हिसाब से ठीक बयान है कि गलत बयान? देखिए, पहली बात तो उनका बयान क्या है इसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद बोल रहे कि मैंने बयान दिया। चलिए, कथित बयान जो है, अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया, क्या वो बयान ठीक है कि गलत है? अभी मेरी बातचीत हुई नहीं। आपकी तो सोच है, आपकी क्या राय है उसमें? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि जो बयान मीडिया में दिखाया गया उन्होंने कहा कि मैंने दिया नहीं। सर कमाल की बात है, वो तो टेप पे है ना, जो टेप पे बयान है उससे वो कैसे? कभी ऐसा है कि मैं भी ये सब देखकर उचित रूप से आपको फिर प्रतिक्रिया दूंगा। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के इतने नेताओं ने उल्टे तिल्टे बयान दिए, कांग्रेस का जवाब क्या राहुल गांधी से मांगेंगे? सीधी बात होती है तो मैं वहां से पूछता हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप मुझे बताइए, क्योंकि आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस देश भर के दौरे पे है, आपने कुछ कार्यक्रम भी देखे होंगे। हम जहां जहां जा रहे हैं हम पा रहे हैं कि देश का एक तबका ऐसा है जो कि बहुत उत्साहित है कि नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं, नरेंद्र मोदी पीएम बने, ये लोग चाहते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से खौफजदा है। जब बयान आते हैं आरएसएस की फैमिली के, जो आपकी बड़ी फैमिली है, उसी के अंदर से बयान आते हैं, प्रवीण तोगड़िया का बयान हो, गिरिराज सिंह का बयान हो, तो लोगों को लगता है हमारी चिंता वाजिब है, पता नहीं क्या होगा 16 मई के बाद क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से डरने की इस देश की अल्पसंख्यक समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस का कम्युनल प्रचार है, जो कांग्रेस जानबूझकर ये डर पैदा करना चाहती है, क्योंकि उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। मैं आपके सामने विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करेगी। और देश के मुस्लिम बंधुओं को मैं आह्वान करता हूं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, देश के सब नागरिक मिलकर हम हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करें और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, जहां सबको रोजगार मिले, सबको पढ़ाई का अधिकार मिले, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, हर गांव को रोड बने और विकास
यानी नरेंद्र मोदी जो विकास की बात करते कोई हिंदुओं के विकास की बात नहीं करते, देश के सभी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाले लोगों का विकास, यही संकल्पना है। और मैं आपको भी और मुस्लिम समुदाय को भी ये बात नम्रतापूर्वक आह्वान करूंगा कि उन्होंने किसी भी बात में डरने का कारण नहीं, इस गलत प्रचार में आने का कारण नहीं। ये कांग्रेस पार्टी कम्युनल नहीं, मल्टी कम्युनल पार्टी है और ये इनके चुनाव के राजनीति का एक भाग है, इसके बचकर रहो। और कांग्रेस पार्टी ने फुकट में दिया हुआ जो गॉगल है वो फेंक दो, आपने आंखें खोलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखो, उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के विरोध में नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे हम देश में ट्रैवल करते हैं, हमें दूसरा एहसास ये होता है कि ये चुनाव आप चाहे ना चाहे, माने ना माने, लेकिन बहुत हद तक पोलराइज हो गया है। आपने धर्म के नाम पर वाराणसी की यात्रा देखी क्या नरेंद्र मोदी की? उसमें कितने मुस्लिम लोग थे फॉर्म भरने के लिए? आप मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलिए, मैं आपको कुछ लोगों से मुलाकात करवाता हूं। 100% तो बात नहीं करता। क्या मुझे आप बता सकते कि गुजरात के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने एक तो भी निर्णय अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय और अत्याचार करने वाला, डिस्क्रिमिनेट कर कोई निर्णय किया है? लोग मानते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं दी, जो स्कॉलरशिप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दीजिए, वो स्कॉलरशिप नहीं दी। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, देखो आपको तो मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में भी नहीं दी, वहां कांग्रेस का राज्य, आप महाराष्ट्र को टारगेट क्यों नहीं करते? नहीं, पर गुजरात में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्कॉलरशिप दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आपने नहीं किया। बात तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं दी, आपका जो आरोप है गलत है, हकीकत है। देखो अगर ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, अगर कोर्ट के डिसीजन चैलेंज कर देना, हाई कोर्ट ने कहा दीजिए, आप आगे चले गए। आप बार बार चैलेंज, कोई ना कोई वजह खोज रहे हैं जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है उसको ना फॉलो करें। देखिए राहुल जी, पहली बात तो ऐसी है कि मुस्लिम समाज के लड़कों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने खुद बीजेपी का जब मैं अध्यक्ष था तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यह पत्र लिखा था, क्योंकि मैंने वक्फ बोर्ड का घोटाला मैंने बाहर निकाला था महाराष्ट्र में। मैंने लिखा था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट के लिए दीजिए। देखिए 67 साल में से 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्या दिया मुसलमानों को? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। मैं नागपुर का हूं, मैंने नागपुर में मुस्लिम समाज को, अंजुमन इस्लाम को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। ये किया। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश के मुस्लिम समाज का विकास होगा। आज मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहां है? गुजरात में है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। देखो दंगे अनफॉर्चुनेट है, नहीं होने चाहिए। कोई दंगे सरकार नहीं कराती, कोई मुख्यमंत्री नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती। ये एक्सीडेंट्स होते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होने चाहिए। और आगे अपील करता हूं कि ये कांग्रेस वाले, इनको पता चल गया कि वो चुनाव हारने वाले हैं, वो मरता क्या नहीं करता। वोट बैंक के राजनीति के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ये जातिवाद और सांप्रदायिकता जहर गोल गोल के डर पैदा कर रहे हैं। इनका मैनिफेस्टो 2 शब्दों का है, डर, फियर। मुसलमानों के बीच में डर पैदा करना, दलितों को कहना कि देखो संविधान बदल देंगे करके डर पैदा करना, और वोट बैंक की राजनीति करना। ना हम संविधान बदलने वाले हैं, ना मुस्लिम समाज से हमसे कोई धोखा है। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज का विकास होगा, देश की तरक्की होगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, देश का GDP 9% तक बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 8% तक बढ़ेगा। और इतना ही नहीं तो 6 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद हम 25% महंगाई कम करके दिखाएंगे। हमने जो कहा हम डंके के चोट पर करके दिखाएंगे, नहीं तो आप सीधी बात पे बुलाकर सीधी बात होगी। हाँ बिल्कुल सीधी बात करिए, 6 महीने का बुलाइए और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दिखा दीजिए। नोट करूंगा कि 25 आज के आने पर क्या रेट है और 6 महीने बाद बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बुलाइए, अगर नहीं होगा तो मैं राहुल जी आपको कहूंगा कि राहुल जी हम नहीं कर पाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपके लिए दिलगिरी व्यक्त करूंगा, पर मैं आपको विश्वास के साथ डंके की चोट पर बता रहा हूं। मैं भी अर्थशास्त्र और इकोनॉमी को थोड़ा अध्ययन करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का शासन आने के बाद हम 6 महीने के अंदर महंगाई को 25% कम करके दिखाएंगे। ये आप रिकॉर्ड करके रखिए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे उन लोगों की, अभी तक हमने बात की धर्म की, हमने बात की उन लोगों की जो खौफजदा हैं मोदी के नाम पर, लेकिन उन लोगों को क्या जो कि बीजेपी के अंदर हैं और मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी से बड़े बन रहे हैं। और जिस तरीके से 70 के दशक में कई सारे नरेंद्र मोदी के विरोधी ऐसे हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बीजेपी से बड़े हो गए, एक पर्सनैलिटी कल्ट हो गया है, नरेंद्र मोदी अब पार्टी के बहुत आगे निकल गए। देखो हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं चल सकती। जैसे कांग्रेस के मालक और मालकिन है, बहुजन समाज पार्टी की मालकिन है, समाजवादी पार्टी के मालक है, बहू बेटे सब लोग हैं। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता जो पोस्टर चिपकाता था, दीवालों पर लिखता था, जिसने कभी अपना बायोडाटा किसी को दिया नहीं,
ये कोई कुछ मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं। जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस कुर्सी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। ये पार्टी का कोई मालक नहीं, कोई मालकिन नहीं, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ता इसके मालिक है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मोदी जी के आने से उनके लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर मोदी जी के आने से पार्टी एकदम एक पर्सनैलिटी कल्ट में आ जाएगी। देखिए, जो प्रधानमंत्री पद का हमारा उम्मीदवार है और जो हमारे पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता है, उसकी इमेज को कैश करने के लिए उसको केंद्रित रखकर तो प्रचार अभियान करना ही पड़ेगा, इसमें कोई गलत नहीं। और हम पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप नागपुर से आते हैं, संघ के आप ब्लू आइड बॉय हैं, ये बताइए कि 16 मई के बाद अगर मोदी जी की सरकार बनती है, सरकार मोदी जी चलाएंगे कि संघ चलाएगा? संघ कभी चलाता नहीं सरकार। सर ऐसी बात बोलिए जो लोग माने। हर चीज पे तो संघ के लोग तय करते हैं कि क्या फैसला होगा। जी बताइए। आप नितिन गडकरी की क्रेडिबिलिटी को अगर जानते होंगे तो राहुल जी, आप एक पत्रकारों में आपके आह्वान देकर आपसे बात करता हूं। मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता और झूठ आश्वासन नहीं देता, और मैं ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूं जो किसी रिमोट कंट्रोल से चलता हूं। ये साफ बता देता हूं कि संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। और आप संघ के लोगों से पूछते हैं क्या करना है? बिल्कुल नहीं पूछता हूं। कब देखा आपने? क्या पूछा बताइए। कोई अहम फैसला होता है, अध्यक्ष बदलना है, नहीं बदलना है, पार्टी में कहां किसको खड़ा करना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज में संघ की सलाह मशवरा होता है। मानते क्यों नहीं आप? हकीकत है, मान लीजिए, पूरा जनता जानती है। बात तो ऐसी है कि हमको ये मानने की आवश्यकता नहीं है। संघ ने मुझे कल कह दिया कि तुम पार्टी का काम मत करो, तो मैं नहीं करूंगा। मैं पहले आपको कह रहा हूं कि संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। पर संघ कोई डायरेक्शन देता नहीं, बिना पूछे कोई सलाह देता नहीं। संघ हर चीज पे आप भाग के पूछते हैं, हर चीज पे आप कहते, आपने आधी घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिना पूछे डायरेक्शन नहीं देता, पर बीजेपी वाले तो हर बात पे घुमाने वाला मेरा स्वभाव नहीं। आप मेरे पर विश्वास रखिए। आर्टिकल 370 का क्या होगा? अरे भाई, हमारा है ही नहीं, इसमें क्या नहीं बात कर रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी को कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 370 इज ए पार्ट ऑफ आवर आइडियोलॉजी। इसमें आप नई बात क्या पूछ रहे हो? नहीं तो अगर फर्ज कीजिए आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमारी पार्टी को अगर पूरी ताकत मिलेगी तो जो हमारी पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करें। दूसरी बात, आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगार क्यों बढ़ रहे हैं? 370 के कारण। आज ताज ओबेरॉय होटल नहीं खोल सकते, नई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, आईटी इंडस्ट्री नहीं खुल सकती, उनको बेचारों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के शिकार बने। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर बदलने की कोशिश की तो फसाद होगा जम्मू कश्मीर में। कहीं का फसाद? आप यही गलत बात कर रहे हो। आर्टिकल 370 मालूम है वहां पे कितना विरोध होगा अगर आप आर्टिकल 370 बदलेंगे? बात समझिए, अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के अगर हितचिंतक हैं और आप उनका विकास चाहते हैं तो वहाँ ओबेरॉय हो, ताज हो, 50 होटल खोलने चाहिए, रिसोर्ट्स खोलने चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए। खुले कि ताज खुले ये नहीं, कश्मीर में या श्रीनगर में जो खड़ा लड़का है खुल नहीं सकता, उसके हित में है कि नहीं वो मानता है। आज पहली बात, जम्मू कश्मीर में 1 फुट की जमीन ताज ओबेरॉय खरीद नहीं सकता। ताज, यही तो चिंता है आपको, ताज ओबेरॉय की पड़ी है। उसकी क्या, जो गरीब कश्मीरी है जो श्रीनगर में रह रहा है, जिसको नौकरी नहीं है, आपको ताज ओबेरॉय की पड़ी है। ताज ओबेरॉय ने कोई भी होटल, यही तो आरोप लगता है बीजेपी पे कि आप अभी से आपको ताज ओबेरॉय की चिंता हो रही है। गलत बोल रहे हैं। आपने को बोला ताज ओबेरॉय, आप समझ नहीं पा रहे। एक होटल जब खुलता तो 600 लोगों को रोजगार मिलता। जब 25 होटल खोलेंगे तो कम से कम जम्मू कश्मीर में 50,000 लड़कों को रोजगार मिलेगा। उन लोगों को क्या जो विरोध करते हैं आर्टिकल 370 का? होटल की चिंता नहीं है, हमको चिंता है जम्मू कश्मीर पे गरीब मुस्लिम लड़कों को रोजगार कैसे मिले, तो यहाँ के लड़के लड़कियों को रोजगार कैसे मिलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा? ऐसा एक देश बताओ राहुल जी कि जिस देश में उसके कानून को छोड़कर अलग कानून कुछ धर्मियों के लिए, क्या बताओ कोई देश का नाम? नहीं, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड है नहीं। देखो, मैं आपको जो आप क्यों बाजू हट रहे सवाल से? मैं आपको बाजू नहीं हट रहा। मैं आपको बोल रहा हूं कि देश में एक स्टेटस को है। क्या आप कह रहे हैं कि आप स्टेटस को बदलना चाहते हैं? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया की कौन से देश में किसी धर्म के लिए अलग सिविल कोड कहीं है क्या? बताओ मुझे। क्या वर्ल्ड में सब जगह सभी नागरिकों को समान नागरिक कायदा है, तो देश में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की सरकार एक मेजॉरिटी सरकार होगी? मेजॉरिटेरियन मतलब जो हिंदू बहुल लोग हैं उनकी सरकार होगी। क्योंकि फर्ज कीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं पगड़ी पहनते हैं, जब नरेंद्र मोदी अरुणाचल जाते हैं अरुणाचल वाली टोपी पहनते हैं, लेकिन जब उन्हें स्कल कैप दी जाती है वो नहीं पहनते। अब आपको पंजाबी टोपी पहनने, सिख टोपी पहनने में दिक्कत नहीं, पगड़ी पहनने में। मदनी का बयान नहीं सुना क्या? क्या कहा उन्होंने? मुझे को तो कहा उन्होंने, क्या सीधी बात ही में तो कहा, पिछले हफ्ते वही तो बैठे थे। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान मैं हूं, मुझे अगर कोई गंदे लगाता है तो मैं नहीं बोलता हूं। मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा कि भाई टोपी बाजू रखो, इसका मतलब कोई अपमान नहीं किया, ये अधिकार है सबका। ये खुद मदनी ने कहा टोपी पहनते हैं सब जगह, पर सवाल यही तो खड़ा होता है कि बाकी सब जगह की टोपी। मदनी ने देखो, उन्होंने कहा कि मुझे कोई गंदे लगाएगा तो मैं बोलूंगा ना मत लगाओ, तो इसका मतलब क्या हिंदू विरोधी हो गया?
देखो, ये चुनाव की राजनीति के लिए पहली बात आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की होगी, ये भारतीयों की सरकार होगी। और आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 5 साल नरेंद्र भाई को देकर देखिए। अगर 5 साल में अगर हमने आपको डरने का जैसा कोई काम किया है तो हमको बदल दीजिए, पर 5 साल हमको आजमा कर देखिए। चलिए गडकरी जी, आपने अपनी बात रखी, हम दर्शकों पर छोड़ते हैं कि उसका क्या मतलब निकालते हैं, लेकिन आजमाएंगे जरूर। तो ये थी नितिन गडकरी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।